मंगलायतन यूनिवर्सिटी का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो नारद 90.4 एफएम, जन जन की मंगलवाणी। स्वागत है दोस्तों रेडियो नारद 90.4 एफएम से। मैं हूं आपके साथ आरजे याशी और प्रोग्राम शुरू हो गया है स्पेशल शो। जी हाँ दोस्तों, जिसमें मैं आकर आपको बताती हूँ कि क्या कुछ खास है आज के दिन में। दोस्तों, हमारा भारत संस्कारों और सम्मान से पूरे विश्व में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ अतिथि देवो भव की परंपरा को हमने बखूबी निभाया है और आगे बढ़ाया है। लेकिन वही एक वजह ऐसी भी है जिसे हमारे देश ने पूरे विश्व को परेशानी में डाल रखा है। वो है यहाँ की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, जिसमें आज के रिकॉर्ड के मुताबिक हम चीन को भी पीछे छोड़ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, और अब इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, जिसके लिए आज का ये दिन यानी 11 जुलाई के दिन पूरे विश्व में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और जिसकी बड़ी ही विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि इग्नू से गोल्ड मेडलिस्ट है और जिन्होंने रूरल डेवलपमेंट से पीजी साथ ही एमबीए भी किया है, जिनको सेवा शिखर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुड टू ग्रेट लीडरशिप अवार्ड बाय विलियम एच गेट से नवाजा गया है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे अनुभवी, लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति की जिनकी एक्सपर्टीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, अर्बन हेल्थ, मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ के इश्यूज में है और पिछले 2 दशक के करियर में जिन्होंने कई इम्पैक्टफुल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी दिए हैं और आज भी जो ऑल इंडिया रेडियो के अलावा दूरदर्शन से भी जुड़े हैं। चलिए बिना देरी किए आपको बता देती हूँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ पॉपुलेशन सर्विस इंडिया में पिछले 9 साल से अपने कार्यभार को संभालते हुए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर मुकेश कुमार शर्मा जी की, जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। मिस्टर मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो नारद 90.4 एफएम में। धन्यवाद याशिका जी कि आपने पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल इंडिया को इस वार्ता के लिए बुलाया। सर, जैसा कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है, तो सबसे पहले जानते हैं आज के समय जनसंख्या को नियंत्रण करना क्यों जरूरी है? क्या ये एक गंभीर समस्या है और अगर है तो क्यों है? सबसे पहले मैं सब लोगों से ये जरूर से आग्रह करूंगा कि 11 जुलाई अर्थात विश्व जनसंख्या दिवस के दिन हम सबको अपना ध्यान जरूर से जरूर इस बात पर केंद्रित करना चाहिए कि जनसंख्या की स्थिति अभी हमारे देश में और विश्व में क्या है। जनसंख्या, जन और संख्या 2 शब्दों से मिला हुआ एक शब्द है। हम सभी जन ये जानने के लिए जरूर से व्याकुल होंगे या होने चाहिए कि हमारी संख्या कितनी है, क्योंकि इन जन की संख्या पे निर्धारित होता है कि हमारा जीवन आगे कैसा होगा। एक बात हमें अपने आप से जरूर पूछनी चाहिए कि जो प्राकृतिक संसाधन हमें ऊपर वाले के द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे हवा है, पानी है, मिट्टी है, जमीन है, रोशनी है, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, आसमान है, ये सब ऐसे संसाधन हैं जो नियमित रूप से बढ़ते नहीं है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कई बार इन संसाधनों में नियमित रूप से कमी होती है, क्योंकि जो जनसंख्या है, चाहे वो विश्व की हो, भारत की हो, हमारे जिले की हो, हमारे गाँव की हो, वो जनसंख्या इन संसाधनों का उपयोग करती है अपने जीवन में। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे अगर संसाधन नहीं बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में जो बैलेंस होता है वो बैलेंस नहीं रह जाता। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जो संसाधन हैं और जो जनसंख्या है उसके बीच में कितना सामंजस्य है। अब वापस आते हैं कि बढ़ती जनसंख्या गंभीर समस्या है क्या। चाहे किसी एक देश की बात करें या विश्व की बात करें, एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे हम जिस हवा में सांस ले रहे होते हैं, हम जिस पानी को पी रहे होते हैं, जो हमारे पॉल्यूशन हो रहते हैं, क्लाइमेट में, वातावरण में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, उन सब का असर हमारे जीवन पे होता है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे संसाधन उस जनसंख्या के अनुरूप कम होते हैं और ये समस्याएं बढ़ती हैं। और ऐसी ये सिर्फ छोटी समस्याएं ही नहीं है, ऐसी बड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं जो आने वाले समय में हमारे आने वाले जनरेशन को, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। जी सर, वहीं ये भी बताएं कि विश्व में जनसंख्या असमान रूप से क्यों है? यशिका जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार हमें लगता है कि अरे यहाँ पे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ओह माय गॉड, वहाँ पे तो बहुत कम है। लेकिन जनसंख्या का घटना या बढ़ना कई चीजों पे निर्भर करता है। जैसे किसी एक ज्योग्राफी का, किसी एक जिले का या देश का जन्म दर और मृत्यु दर क्या है, इन दोनों के बीच का जो सामंजस्य है वो वहाँ की जनसंख्या को प्रभावित करता है। इसके अलावा ज्योग्राफी का जो साइज होता है उस पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि जनसंख्या कैसी है और कितनी है।
इस पे हम बहुत कम चर्चा करते हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छी चर्चा का विषय है और इस साल 2024 में इसे एक मुख्य चर्चा का विषय होना चाहिए, ताकि हम जनता के रूप में, जन के रूप में समझ पाए। इन सब को जानने के लिए जरूरी है कि हम जनसंख्या का ग्रोथ, बढ़ना, घटना, ये ज्यादा समझें। लेकिन अगर बात करें भारत की, तो इस समय भारत की कुल जनसंख्या कितनी होगी और भारत में सबसे ज्यादा आबादी किस जगह है? यशिका जी, ये एक मुश्किल सवाल है। तो भारत सरकार में जनगणना होती है और हम देश की जनसंख्या का एक आकलन करते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, और फिर ये देखते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है। तो भारत की जनगणना और ग्रोथ रेट के हिसाब से अगर अभी की जनसंख्या देखें तो लगभग 144 करोड़ से थोड़ी ज्यादा है। और मजेदार बात है कि आज से 10 साल पहले देखें तो ये लगभग 130 करोड़ थी। हमें कुछ बातों का और ध्यान रखना चाहिए जब हम लोग जनसंख्या पे बात करते हैं। तो हमारे देश में अगर हम राज्य के क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जैसे ही उसको हम प्रति स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से देखते हैं तो बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर जो सबसे ज्यादा है, और अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर सबसे कम है। जी सर, कुछ समस्याएं के बारे में भी मेरे श्रोता जानना चाहेंगे कि जनसंख्या बढ़ने से किस तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं। यशिका जी, हमें एक बात जरूर से समझ लेनी चाहिए। हमारे देश में, भारत में, हमारे परिवार का आकार क्या होगा, कितना होगा, ये हमारा एक अधिकार होता है। वो व्यक्ति, पति पत्नी मिलकर तय करते हैं कि उन्हें कितने बच्चे चाहिए जिसका ठीक से लालन पालन कर सकें, शिक्षा दे सकें। और उसी समय ये भी जरूरी है कि देश की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है या घट रही है, उसके परिणाम या दुष्परिणाम क्या हो रहे हैं, उस पर एक नजर रखना। एक आपको याद होगा, शायद वो गाना है किसी फिल्म का, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब सवाल ये है कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो क्या क्या समस्याएं होती हैं। समस्या दो तरह की होती है। एक तो जो हम तुरंत फेस करते हैं, तुरंत सामना करते हैं उनसे, जिसको हम एक वास्तविक समस्या कह सकते हैं। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है, हमारे पास खेती योग्य जो भूमि होती है धीरे धीरे कम होती है, क्योंकि जनसंख्या रहेगी कहाँ, धरती पे तो हम रहेंगे। हमें जगह चाहिए होगा, स्थान चाहिए होगा, क्षेत्रफल चाहिए होगा, रहने के लिए घर चाहिए होगा। पानी जो संसाधन सीमित है हमारे पास, पीने का जो पानी होता है, उस पानी पे जितना जनसंख्या का लोड बढ़ता जाएगा, पीने के पानी की मात्रा कम होती जाएगी या लोगों के हिस्से में पानी कम आता जाएगा। जो स्वच्छ हवा होती है जिसमें हम सांस लेते हैं, उस हवा की स्वच्छता पे असर होना शुरू हो जाता है। कंक्रीट के जंगल कहते हैं ना, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही होती हैं, पेड़ कट रहे होते हैं, तो ये कंक्रीट के जंगल बढ़ते जाते हैं और उसके चलते वातावरण दूषित होता है, उसके चलते स्वच्छ हवा की कमी होती है, इसका असर होता है। ये सब वास्तविक समस्याएं हैं जो हम रोज कहीं ना कहीं पर देख रहे होते हैं, झेल रहे होते हैं और उससे जूझ रहे होते हैं। अगर हमसे कोई पूछे कि अभी प्रति 1000 बच्चे पे कितने शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं, प्रति 1000 पे कितने डॉक्टर हैं, शायद हमारे पास एक कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा ज्यादा है या कम है। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है वैसे वैसे अगर संसाधन नहीं बढ़ते जाते हैं, कृत्रिम भी और प्राकृतिक भी, तब तक सारी सुविधाएं उनको मुहैया नहीं हो पाती हैं और हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं, अलग अलग स्वास्थ्य समस्याएं शुरू होती हैं। अभी हम लोगों ने कोविड-19 देखा, ऐसे कई सारे आप देखोगे अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, तो उसमें अलग अलग तरह के रोग या समस्याएं, स्वास्थ्य समस्याएं आती रही हैं और उससे बड़ी संख्या में जनसंख्या प्रभावित होती है। और उसको कंट्रोल करने के लिए उतने संख्या में संसाधन है या नहीं है, इस पे एक असर पड़ता है अगर जनसंख्या ज्यादा होती है तो। जैसे उनके पास काम है कि नहीं है, कमाने के साधन है या नहीं है, इन सब पे असर पड़ने लगता है। और अगर बड़ा पिक्चर देखें जो कि क्या हमारे क्लाइमेट पर असर हो रहा है, क्या पीने का पानी कम होता जा रहा है, इन सब चीजों पे अगर नजर रखें तो हम फ्यूचर दिखता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है हमारा, और इसके चलते वातावरण काफी लार्ज स्केल पे प्रभावित होता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है कि संसाधनों के अनुपात में जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, घट रही है, उस पर नजर रखी जाए, और जनसंख्या बढ़ने के क्रम में संसाधन बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं उस पर नजर रखी जाए। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है उसी हिसाब से हमारे जो जंगल हैं उसके अंदर की जो जिंदगियां हैं वो भी काफी प्रभावित होती हैं, क्योंकि धीरे धीरे पेड़ पौधे कम होते जाते हैं और वहाँ पे घर, बिल्डिंग्स और ये सब बनते जाते हैं और धीरे धीरे जंगलों की संख्या कम होती जाती है। इससे हमारे ऑक्सीजन पे काफी असर पड़ता है। वहाँ रह रहे जो जानवर हैं, जीव जंतु हैं, उन पे भी काफी असर पड़ता है, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे हमारे खान पान का दायरा भी बड़ा होता है। जो शाकाहारी लोग होते हैं वो ज्यादा फल, सब्जियां और ये सबसे ज्यादा खाएंगे, जिसका उत्पादन ज्यादा होने चाहिए, जिसके लिए जमीन ज्यादा चाहिए होगी, और जमीन कम होती जा रही है। उसी तरह मांसाहारी होती हैं, उनके लिए वो ज्यादा संख्या में चाहिए होती है कि उन्हें भोजन उपलब्ध हो, और इससे वाइल्ड लाइफ पे बहुत असर पड़ता है। पशु पक्षी भी पलायन करते हैं, उनकी मृत्यु होनी शुरू होती है, उनकी संख्या कम होने लगती है किसी भी देश में, किसी भी जगह पे। तो इन जनसंख्या का असर हर चीज पे है। लेकिन आपके मुताबिक भारत में जनसंख्या बढ़ने का मुख्य कारण क्या हो सकता है? यशिका जी, ये समझने से पहले एक बात हमें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि भारत में प्रतिवर्ष जो जनसंख्या का ग्रोथ रेट है वो पिछले कुछ वर्षों की तुलना में काफी कम हुआ है। अगर आज से हम सिर्फ 10 साल पहले देखें, मतलब 2014 में,
तो ये वृद्धि दर 1.25% प्रति वर्ष थी, जो घटकर 0.92% प्रति वर्ष हो गई है। इन सबको ध्यान में रखते हुए ये जरूरी है समझना कि जनसंख्या के साथ संसाधनों का कैसे इस्तेमाल हम लोग करते हैं, हम कैसे बैलेंस स्थापित करते हैं। अब जनसंख्या बढ़ने का कारण क्यों जनसंख्या बढ़ी है, तो इसमें कई चीजें हैं जो फैक्टर होती हैं इसकी, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो महिलाओं का शैक्षिक स्तर है, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कितनी ज्यादा और जल्दी पहुंच सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर जनसंख्या वृद्धि के परिणाम और दुष्परिणाम उनको सही समय से उचित इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए तो काफी असर डालता है वो उनके जीवन में, कि उन्हें निर्णय लेने में उन्हें कितने बच्चे चाहिए और कब चाहिए, जिसको लालन पालन अच्छे से कर सके, एक अच्छी जिंदगी दे सके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि महिलाएं आर्थिक रूप से भी ज्यादा मजबूत हो सके, ताकि निर्णय लेने में उनकी भूमिका और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, चाहे वो निर्णय परिवार का हो, चाहे वो निर्णय समाज से संबंधित हो, चाहे परिवार के साइज से संबंधित हो, सब में महिलाएं आगे बढ़कर हिस्सा लेती हैं। और ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है हम सब के लिए ये समझना कि देश में अगर जनसंख्या पे बात करनी है तो कैसे महिलाएं बहुत ज्यादा से ज्यादा रोल अदा कर सकती हैं। ओके, तो यहाँ जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं? भारत सरकार इस दिशा में हमेशा बहुत ही तत्पर प्रयास करती है कि लोग कैसे ज्यादा समझ पाएं कि एक अनियमित जनसंख्या होना बहुत ही आवश्यक है, पति पत्नी के लिए भी, उस परिवार के लिए भी, और समाज के लिए भी, और देश के लिए भी। भारत देश में आजकल की सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत चलती है, जिसको परिवार नियोजन कहते हैं या कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। परिवार नियोजन और गर्भ निरोध एक ऐसी योजना है सरकार की जिसमें पति पत्नी अपने मन के हिसाब से उनका चुनाव कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं, ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन्हें बच्चे कब चाहिए, कितने अंतराल पे चाहिए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है भारत सरकार की तरफ से, और हर जिले में, हर गांव तक ये सुविधा उपलब्ध है। हमारी आशा दीदी हैं, ANM दीदी हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, और सब इसमें मदद कर सकती हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा कि नारी शक्ति वंदन योजनाएं हैं, सुरक्षित मातृत्व योजनाएं हैं। तो महिला जितना सशक्त होती है उतना सशक्त हमारा समाज होता है, हम सभी जानते हैं। आयुष्मान भारत से लेके और कई सारी योजनाएं जो लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात इसमें है कि यूथ को लेके जिस तरह से सरकार आजकल काम कर रही है कि यूथ जो हमारे युवा वर्ग है उससे कैसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्यादा सूचनाएं मिलती हैं और सही सूचनाएं मिलती हैं, उस पर काफी प्रयास सरकार ने किया है और कर रही है। तो ये बहुत ही मदद करता है। अगर युवाओं तक ये संदेश है, अगर युवाओं को ये जनसंख्या, परिवार नियोजन, कॉन्ट्रासेप्शन और इनका संबंध स्वास्थ्य के साथ, इनका संबंध विश्वास के साथ, इनका संबंध विकास के साथ अगर आगे बढ़ता है तो हम आने वाले समय में शायद दुनिया के सबसे ताकतवर स्वस्थ देश कहे जाएंगे। और हम सब का प्रयास उस दिशा में है, हम सबको उस पर मिलकर ही काम करना है। जी सर, तो आप हमें ये भी बता सकते हैं क्या कि मानव जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए आम व्यक्ति को क्या क्या प्रयास करने चाहिए? यशिका जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सबको समझना कि एक व्यक्ति विशेष का क्या योगदान हो सकता है जनसंख्या नियंत्रण में। ये मेरी व्यक्तिगत राय है कि जब तक हम अपना प्रयास नहीं करेंगे तब तक ये कहना बहुत आसान होता है कि हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो हमें अपना कदम सबसे पहले आगे बढ़ाना होगा कि हम जनसंख्या पे कितना ज्यादा बात कर सकें, हर इंडिविजुअल तक, हर व्यक्ति तक के संदेश कैसे पहुंचे। तो हमें जो सबसे पहले प्रयास करना चाहिए कि हमारे परिवार का साइज कितना बड़ा होना चाहिए। साइज का मतलब सीधा है कि परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा, कैसे आगे बढ़ेगा, बच्चे कैसे स्वस्थ रहेंगे, अच्छा जॉब करेंगे, अच्छा जीवन जिएंगे। ये सब एक व्यक्ति शुरू कर सकता है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो संसाधन उपलब्ध हैं उनके बारे में केवल एक व्यक्ति के जान लेने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत जरूरी है कि लोग उसके बारे में जाने। प्लस इतने संसाधन है, मीडिया है, सबके थ्रू ये मैसेज पहुंचते हैं और पहुंच रहे हैं। उन सबको जानना, समझना, लोगों तक पहुंचाना बहुत ही आवश्यक है। और ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये जनसंख्या को इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देने का बहुत ही अच्छा प्रयास है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और भी ऐसी जितनी संस्थाएं हैं, सरकार की, गैर सरकारी, वो इस दिन पे लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करती हैं कि जनसंख्या दिवस क्यों है, क्यों इसे एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्यों इसका महत्व हर दिन है, क्यों लोगों को ये समझना चाहिए और क्यों लोगों को अपना परिवार सीमित रखना चाहिए अपनी इच्छा के हिसाब से। और जब परिवार को सीमित रखना है तो कौन कौन से संसाधन उपलब्ध होते हैं, कहाँ उपलब्ध होते हैं, ये सब चीज की इंफॉर्मेशन देने का एक बहुत ही सुनहरा दिवस है आज। और इसे आज इंफॉर्मेशन ज्यादा मात्रा में देते हैं और फिर उसको इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को पूरे साल, पूरी आबादी के साथ शेयर करना चाहिए। यही मेरा सबके साथ निवेदन है। जी बिल्कुल सर, बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन दी आपने। लेकिन जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे और करना चाहूंगी कि जो इस वक्त श्रोतागण आपको सुन रहे हैं, आज के इस खास विषय विश्व जनसंख्या दिवस पर आप उनको अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे? यशिका जी, विश्व जनसंख्या दिवस पर सारे श्रोतागणों से एक छोटा सा निवेदन है, एक छोटा सा मैसेज है। आज के दिन सिर्फ श्रोतागण बनकर न रहें,
आज के दिन सिर्फ श्रोतागण बनकर न रहें, जनसंख्या दिवस से संबंधित बातें खुलकर जन जन से कहें। बिल्कुल सर, आपने बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। दोस्तों, बढ़ती जनसंख्या विश्व के लिए भी चिंता का विषय बनती जा रही है, जिससे कई तरह की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, जो कि मुकेश जी ने भी बताया। और ऐसे में हम सभी को इस समस्या को मिलकर सुलझाना होगा। साथ ही एक बड़ा ही प्यारा सा मुकेश जी ने संदेश दिया, जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ सर, रेडियो नारद से जुड़ने के लिए और आज हम सभी को इस विषय पर जागरूक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर, इसी के साथ दोस्तों अब मेरा भी वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। फिर लेकर आऊंगी आपके लिए एक नया खास पर्व और जानेंगे उसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी आरजे याशी को दे इजाजत। रेडियो नारद 90.4 FM, जन जन की मंगलवाणी।